कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज मैं कक्षा 5वीं को उनकी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम 5 का 5वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस 5वें अध्याय का शीर्षक यानी टाइटल है जहाँ चाह वहाँ राह। यानी अगर हमारे इच्छा शक्ति है, अगर हमारी चाह है, किसी काम को करने की इच्छा है, तो हमें रास्ता खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये कोई कहानी नहीं, ये दरअसल एक लेख है ईला सचानी नाम की एक लड़की के बारे में। यह लड़की विकलांग है। वह उसके हाथ अब पोलियो की वजह से काम नहीं करते। वह हाथों से कुछ पकड़ पाना या हाथों का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं इस्तेमाल नहीं कर पाती, और इसीलिए कई ऐसे काम हैं जो साधारण बच्चे कर पाते हैं पर ईला नहीं कर पाती, और इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। वह उदास तो होती है परंतु वह अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलती है। वह निराश नहीं होती, हताश नहीं होती। वह अपने इस विकलांगता को या इस ना कर पाने के इस कष्ट को एक चुनौती मानती है और इस चुनौती को स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रण लेती है। अब आइए चलते हैं, उसके बारे में जानते हैं हम और देखते हैं कि वो कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी। तो ईला सचानी जो कि 26 साल की लड़की है, वो मलमल की जो बादामी रंग की धोती है, धोती यानी साड़ी, ठीक है, उत्तर भारत में साड़ी को धोती भी कहा जाता है। उस धोती पर या उस धोती के किनारों पर कसूती के टांकों से कुछ बेल बूटे बना रही है। कसूती यानी कर्नाटक का एक तरह का स्टिच है, ठीक है, टांके यानी स्टिच। कर्नाटका के एक वैरायटी है, एक तरह के स्टिचेस है कसूती, उनसे जो वो बेल बूटे बना रही है किनारों पर, इससे मलमल की वो बादामी धोती यानी बादामी साड़ी का रंग जो है वो और खिल उठा है। और उस साड़ी के पल्लू पर, आंचल पर वह भड़वा टांके कर रही है, ठीक है, ये भी एक तरह के स्टिच है, भड़वा टांका। तो सुनहरे और रुपहले बेल बूटों से इस मलमल की साड़ी में तो जान आ गई है, ठीक है, यानी गोल्डन और सिल्वर, सुनहरे और रुपहले बेल बूटों से यानी फूल पत्तों की कढ़ाई से, एम्ब्रॉयडरी से इस मलमल की साड़ी में जान आ गई है। इन बेल बूटों को किसने बनाया? ईला सचानी ने बनाया। अब आप सोच रहे होंगे वो तो विकलांग है, उसके दोनों हाथ विकलांगता के कारण बेकार हो चुके हैं, तो उसने ये बेल बूटे कैसे बनाए? तो ये लेख ईला की हिम्मत का एक अनूठा उदाहरण है, एक अनूठी मिसाल है। और ये कढ़ाई भी उसने अपने पैरों से बनाई है। अपने हाथों का इस्तेमाल वो ना कर पाए भले ही, पर उसने अपने पैरों से सारे वो काम सीखे जो कि एक आम आदमी अपने हाथों से कर पाता है। अब ईला के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को मैं देती हूँ। ईला 26 साल की है और वो आजकल गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। ज़िला यानी डिस्ट्रिक्ट, सूरत एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि गुजरात में है। उसका बचपन अपने नाना के घर में ननिहाल में बीता। उसका ननिहाल था राजकोट गांव में, राजाकोट गांव में, जो कि अमरेली ज़िले में पड़ता है। गुजरात के ही एक और ज़िला है अमरेली ज़िला, वहाँ एक गांव है राजाकोट गांव, वहीं पर उसके नाना जी के घर में उसका बचपन बीता। तो सांझ होते ही मोहल्ले के सारे बच्चे, यानी शाम होते ही मोहल्ले के सारे बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे खेलने के लिए। कुछ मिट्टी में ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचते थे, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते थे, और कुछ बच्चे गिट्टे खेलते थे, मार्बल्स, और कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकड़े यानी घड़ों के टुकड़े, घड़े यानी मिट्टी के बर्तन, उसके टुकड़े बटोर कर
पिट्ठू खेलते थे। जब खेलते खेलते कुछ इधर उधर से टूटे, जब इन बच्चों का खेल से मन भर जाता था, तब ये पेड़ की डालियों पर झूला डाल देते थे और ऊंची ऊंची पेंगे लेते थे और ऊंचे ऊंचे स्वरों में एक साथ गाते थे, कच्चे नीम की निबोड़ी सावन जल्दी आइयो रे। ये एक तरह का सावन का गीत है, जो कि सावन के महीने में जब बारिश का मौसम हो जाता है और पेड़ों पर झूले लग जाते हैं, तब बच्चे अक्सर गाया करते हैं। कच्चे नीम की निबोड़ी यानी कच्चे नीम के कड़वे फल, सावन जल्दी आइयो रे यानी सावन जल्दी आना। तो सारे बच्चे पेड़ की डालियों पर झूला झूलते थे। ईला गाने में तो उनका साथ देती थी, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, यानी उनके साथ झूला नहीं झूल पाती थी। रस्सी पकड़ने को तो हाथ चाहिए और वो हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती कि मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ, यानी वो उदास हो जाती थी। बच्चे भी चाहते थे कि ईला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई या विष अमृत के खेल में शामिल तो हो जाती, परंतु वो दौड़ती भी बहुत जमकर थी, परंतु किसी को धप्पा नहीं कर पाती थी। जैसे ही धप्पा करने की बारी आती, वो निराश हो जाती थी। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान ली थी। यानी वो बहुत कोशिश करती हाथों को हिलाने की या हाथों को उठाने की, परंतु उसके हाथ उठते ही नहीं थे। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। ईला ने समझा कि मेरे हाथ को अगर नहीं उठते तो ना सही, पर मैं इस जिंदगी की इस चुनौती को स्वीकार ज़रूर करूँगी। अब उसने क्या किया, उसने वो सब काम अपने पैरों से करना सीखा जो हम लोग हाथों से करते हैं, जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श को साफ करना या बुहारना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, सब्जी या तरकारी काटना, यहाँ तक कि स्लेट पर यानी तख्ती पर लिखना तक उसने पैरों से सीख लिया। उसने एक स्कूल में दाखिला भी ले लिया। वो एक स्कूल में भर्ती हो गई। दाखिला मिलने में उसे परेशानी हो रही थी, क्योंकि सबको उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता हुई और कहीं तो उसके काम करने की गति को लेकर सबको चिंता हुई कि वो कुछ काम तो बहुत फुर्ती से कर देती थी, बहुत ही शीघ्रता से, तेज़ी से कर देती थी, परंतु किसी किसी काम को करने में उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। तो उन परेशानियों के आगे वो घुटने टेकने वाली नहीं थी, यानी हार मानने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। 10वीं की परीक्षा वो पास नहीं कर पाई। ईला को पता ही नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके हाथ विकलांग थे, इसलिए उसे पैरों से लिखना था और पैरों से लिखने में काफ़ी देर लगती है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती है जो उसकी ओर से परीक्षा में लिखने का काम करे। ये बात भी उसको बाद में पता चली। अगर उसे पता होता कि उसको कोई राइटर मिलने वाला है जो उसके बदले में लिख सकता है उसके एग्ज़ाम को, वो बोलेगी और एक राइटर होगा जो लिखेगा। परंतु ये जानकारी ईला को समय रहते अगर मिल जाती तो कितना अच्छा होता, वो 10वीं की परीक्षा पास कर पाती। पर उसे इस बात का कोई दुख नहीं है, उसे कोई निराशा नहीं है। उसने सोचा कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म तो नहीं हो जाती। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी, यानी कि कपड़ों पर बेल बूटे बनाती थी, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी। तो वह उन्हें सुई में रेशम के धागे पिरोने से लेकर बूटियाँ बनाने यानी बूटियाँ उकेरते हुए देखती थी। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली, यानी उसने ये ठान लिया कि वो भी कशीदाकारी करेगी। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का ही सहारा लिया। कैसे? दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। यानी अगर मन में कोई चाहत हो, किसी काम को करने की इच्छा हो, तो राह यानी रास्ता अपने आप सामने आ जाता है, कुछ ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत के करिश्मे को भी झुटला दिया।
कुदरत यानी प्रकृति, नेचर। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। काठियावाड़ के लोगों की एक तरह के सुई धागे के कढ़ाई करने का एक अलग ही नक्शा है, एक अलग ही डिज़ाइन वो लोग बनाते हैं, उसको कहते हैं काठियावाड़ी कशीदाकारी। तो वो काठियावाड़ी भी सीख चुकी थी, एकदम माहिर हो गई थी, निपुण हो गई थी। किस वस्त्र पर कौन से नमूने यानी कौन से डिज़ाइन बनाने हैं, या कौन से रंग के नमूने किस रंग के वस्त्र के ऊपर खिल उठेंगे, ज़्यादा जचेंगे, या कौन से टाके कहाँ लगेंगे, यानी कौन से स्टिच कहाँ लगाने हैं, ये सब वो समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधान यानी वस्त्र, उनकी प्रदर्शनी हुई, उनकी नुमाइश हुई, एग्जीबिशन। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल के भी जो स्टिचेस हैं, ठीक है, जो टाँके हैं, उनको भी दिखाया गया। लखनऊ की चिकनकारी और बंगाल के कांथा स्टिच, इनका काम भी ईला बड़ी ही निपुणता से करती थी। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ कई अन्य टाके का इस्तेमाल भी किए। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया और डंडियों को कांथा स्टिच से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियाँ यानी जियोमेट्रिकल शेप्स, उसने कसूती से किया। कसूती यानी जो मैंने बताया था, कर्नाटका की एक डिज़ाइन, और जंजीर से बनाया यानी चेन स्टिच, ठीक है। इन पारंपरिक डिज़ाइनों में उसने नवीनता ला दी थी, यानी ये जो ट्रेडिशनल कुछ डिज़ाइंस हैं सुई धागों के, उसमें एक नयापन आ गया था। ईला के पाँव अब रुकते नहीं थे, आँखों में उसकी चमक थी, होठों पर मुस्कान थी, और एक अनूठा यानी अनोखा विश्वास लिए वो सुनहरी और लुपहली बूटियाँ उकेरते हुए नहीं थकती थी। यानी अब उसे अपने पैरों पर पूरा विश्वास था कि वो कोई भी काम, किसी भी तरह की कशीदाकारी का काम बड़ी निपुणता से सीख ही लेगी या कर ही लेगी। इसीलिए ना तो अब उदासी थी, ना ही निराशा, उसकी जगह अब आँखों में चमक थी, होठों पर मुस्कान थी, और अपने पर एक अनोखा विश्वास आ गया था। और अब जितनी भी कशीदाकारी का काम वो कर ले, उसके पैर रुकते नहीं थे, थकते नहीं थे। तो ये थी आज की कहानी, जहाँ चाह वहाँ राह। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ ही इसको अच्छी तरह से कहानी को समझिए, ठीक है। अगली कहानी के साथ आपसे फिर से दोबारा जल्दी ही मुलाकात होगी।